नेक्स्ट हमारी अकाउंटिंग टर्म है जी सेल्स। सेल से क्या मुराद है? जब आप गुड्स परचेज करते हैं रीसेलिंग पर्पस के लिए, ठीक है, तो आप क्या वर्ड यूज करते हैं अकाउंट्स की बुक में कि आपने परचेजेस की हैं। अब जब वही गुड्स आप रीसेल करेंगे तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सेल्स। सिंपल, जब भी आप गुड्स सेल करेंगे तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे? सेल्स। आपने गुड्स परचेज की 5000 की, तो आपकी परचेजेस कितनी है? 5000 की। अब आपने वो गुड्स जो परचेज की थी वो रीसेल कर दी या सेल कर दी, ठीक है, कितने की? 6000 की। तो आपकी सेल क्या कहलाएंगी? 6000। दैट मीन्स कि गुड्स सोल्ड आर कॉल्ड सेल्स। जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो आप क्या मेंशन करेंगे? वर्ड परचेजेस। तो जब भी गुड्स सेल करेंगे तो आप कौन सा वर्ड मेंशन करेंगे? सेल्स। गुड्स सेल करने का हम क्या बोलेंगे? सेल। उसके बाद नेक्स्ट है जी कैश सेल। कैश सेल से क्या मुराद है? वेरी सिंपल, जब आप सेल करेंगे कैश पे, ठीक है, सेल करेंगे और कैश उसी वक्त रिसीव कर लेंगे, तो आपकी क्या सेल कहलाएगी? कैश सेल। उसके बाद है जी क्रेडिट सेल्स और सेल्स ऑन अकाउंट। नाम से आपको पता चल गया होगा, उधार पे आप गुड सेल करते हैं, कैश रिसीव नहीं करते, आप कैश एक महीने बाद लेंगे या 15 दिन बाद लेंगे, उसी वक्त नहीं लेते, उधार पे आप गुड सेल करेंगे, तो वो क्या कहलाएंगी? आपकी क्रेडिट सेल्स या सेल्स ऑन अकाउंट। नेक्स्ट है जी हमारी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। सेल्स रिटर्न को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं और रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। अब आपने गुड्स जो कस्टमर को सेल की होती हैं, जिन लोगों को सेल की होती है, वो आपके क्या कहलाते हैं? कस्टमर। अब गुड्स जो है वो कुछ खराब निकल आई, आपको वापस आ जाएंगी, ठीक है, या उनकी क्वालिटी ठीक नहीं, या वट स्पेक्स ठीक नहीं उनके, तो वो क्या कहलाएंगी? आपकी सेल्स रिटर्न्स। या इनको हम क्या बोलेंगे? रिटर्न इनवर्ड्स, या हम बोलेंगे रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। ठीक हो गया। उसके बाद है जी ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? अच्छा, अब आपने बड़े गौर से इसको समझना है, बहुत आसान है। डिस्काउंट अलाउड का मैंने आपको बताया, परचेज जब आप करते हैं, ठीक है, तो आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं। डिस्काउंट रिसीव आपकी क्या होती है? इनकम होती है, ठीक है। ये फर्दर मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, अभी आप सुन लो। मैंने बताया कि जो चीज़ अगर आपको अभी नहीं भी समझ आएगी वो आगे जाके मैं फिर रिपीट करूंगा, ठीक है, जब दोबारा आपके सिलेबस में वो टॉपिक आएगा। उसके बाद था जी हमने डिस्कस किया था सेल डिस्काउंट। सेल डिस्काउंट क्या होता है जी? आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे होते हैं, डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस होता है, ठीक हो गया। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव यानी कि परचेज डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट को आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ये ना ही तो एक्सपेंस होता है और ना ही इनकम होती है। अब ये होता कैसे है? आपको एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी बुक शॉप पे जाएं, ठीक है, तो बुक पे जो प्राइस लिखी होती है, अक्सर ऐसा होता है कि जो शॉपकीपर होता है वो आपके कहने से पहले ही प्राइस जो है वो कम कर देता है। 400 लिखी होती है तो वो क्या देता है? ये 300 की है, ठीक है। तो ये जो 100 रुपये है ना, ये ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल क्या है जी? ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, ये देते हैं होलसेलर्स को या रिटेलर्स को ये डिस्काउंट, ठीक है। होलसेलर्स किसको देते हैं? रिटेलर्स को, ठीक है, लिस्ट प्राइस पे। कैसे? कि एक चीज होलसेलर ने ली, कुछ कुछ क्लोथ लिए 30,000 के, ठीक है, लेकिन उसकी लिस्ट प्राइस जो है वो 30,000 है, ठीक है, लेकिन आगे वो रिटेलर को कितने का दे रहा है? 27,000 में, ताकि वो उसको प्रॉफिट मार्जिन रख के 30,000 पे सेल कर सके। अब ये लिस्ट प्राइस पे जो डिस्काउंट मिल रहा है ना, ये डिस्काउंट ना ही तो अलाउड है ना ही डिस्काउंट रिसीव है। ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो इसको सही प्राइस पे सेल कर सके, प्रॉफिट मार्जिन रख के। ठीक हो गया। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। दोनों एग्जांपल आप समझ लें। पहली बहुत आसान थी कि कहे बगैर ही आप ये कम कर दे, ठीक है, ना ही तो एक्सपेंस होता है ट्रेड डिस्काउंट और ना ही इनकम होती है, इसकी एंट्री बुक में शो नहीं की जाती। फर्दर आगे जब इसका भी न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम आएगी मैं आपको करके दिखाऊंगा।
उसके बाद है जी डेटर्स और अकाउंट्स रिसीवेबल। बहुत आसान है। अगर आप किसी को क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं, दैट मीन्स आपने उनसे पैसे लेने हैं, तो जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? डेटर्स। डेटर्स को हम अकाउंट्स रिसीवेबल भी बोलते हैं। ठीक हो गया। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में A/R। ठीक है, ये आगे जाके आप देखेंगे। ठीक है, ये हमारे एसेट होते हैं। अब एसेट क्या होते हैं वो मैं आपको आगे जाके भी बताता हूं। उसके बाद जी क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेबल। ये क्या होते हैं? जिन लोगों से, जिन पार्टीज से आप क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेबल। क्योंकि जिन लोगों से आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज की होती हैं आपने उनको पैसे देने होते हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए वो आपके क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर। क्रेडिटर्स को हम अकाउंट्स पेबल भी बोलते हैं। अकाउंट पेबल मीन जिनको हमने पैसे देने हैं। उसके बाद है जी कैश डिस्काउंट। ये बड़ा ही आसान है। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट ये होता है कि आपने अगर किसी पार्टी को 1 मंथ क्रेडिट पे गुड्स सेल किए, ठीक है, साथ आप ये भी कह देते हो कि अगर आप मुझे 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 2%, 5% या 10% डिस्काउंट दूंगा। ये कहलाता है हमारा कैश डिस्काउंट। ठीक है। उसके बाद जी कैपिटल और ओनर इक्विटी। ये क्या होता है? कैपिटल का उर्दू मीनिंग आपको पता है, इसको हम बोलते हैं सरमाया। ठीक है, वो अमाउंट जिससे कि बिजनेस स्टार्ट किया जाए वो क्या कहलाती है? आपका कैपिटल। ठीक है। अब बिजनेस आप जब भी स्टार्ट करेंगे कैश भी लेके आ सकते हैं या कोई गुड्स भी लेके आ सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश या गुड्स लेके आएंगे तो वो क्या कहलाएगी? आपका कैपिटल। ठीक है। कैपिटल को हम ओनर इक्विटी भी बोलते हैं। ओनर इक्विटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिजनेस का ओनर ही बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल या ओनर इक्विटी। अच्छा, अब एक चीज और आपने याद रखनी है कि इक्विटीज जो होती हैं वो उसकी 2 टाइप होती हैं। ठीक है, एक होती है लायबिलिटीज, एक होती है कैपिटल। इसको हम फर्दर जाके आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि वो अमाउंट जिससे कि बिजनेस स्टार्ट किया जाए, ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है? कैपिटल। अगर आप गुड्स लेके आएंगे बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो भी आपका कैपिटल बन जाएगा। अब फंड्स कौन सप्लाइड करता है बिजनेस को? मेनली तो जो बिजनेस का ओनर होता है वही सप्लाई करता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी से भी आप लोन लेते हैं। कोई और पार्टी भी आपको फंड कर सकती है, जी आप बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, बैंक से भी आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल यूं है कि आपने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, वो आपका कैपिटल है। ठीक है, अब उसमें से 70,000 बिजनेस के ओनर ने दिया और 30,000 उसने बैंक से लोन लिया। तो टोटल इक्विटी कितनी है जी बिजनेस की? 1 लाख। उसमें से ओनर इक्विटी कितनी है? 70,000। ठीक है, और लाइबिलिटी कितनी है? 30,000। ठीक हो गया। तो जो ओनर लेके आया वो वो कैपिटल दोनों ही है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस जिससे स्टार्ट किया वो क्या कहलाएगी? आपकी अमाउंट कैपिटल। लेकिन ओनर इक्विटी उसमें कितनी है? 70,000। लेकिन कैपिटल को ओनर इक्विटी हम इसलिए भी ज्यादा बोलते हैं क्योंकि ज्यादातर यही होगा कि बिजनेस जो स्टार्ट करता है वो ही कैपिटल इन्वेस्ट करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको कैपिटल को ओनर इक्विटी भी बोलते हैं। इसके बाद जी हमारा एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं? जो बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं ना बिजनेस के पास, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, या एक सिंपल सी मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। लेट अस सपोज फर्नीचर हमारा एसेट है, बिल्डिंग हमारा एसेट है, कैश हमारा एसेट है, बैंक बैलेंस हमारा एसेट है। ठीक है, कार हमारा एसेट है, बाइक हमारा एसेट है। इन सिंपल मैं आपको बताता हूं कि एसेट क्या चीज होगी आपकी? वो चीज जिसका पीरियड ऑफ बेनिफिट कम से कम 1 ईयर लाजमी हो, तो आपने इसको क्या कंसिडर करना है? एसेट। ठीक हो गया। एसेट वो चीजें हैं जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। इनको हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस भी बोलते हैं। ठीक हो गया।
उसके बाद है जी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज होती हैं, इनको बोलते हैं हम जिम्मेदारियां। एसेट्स असासाजात होते हैं, लायबिलिटीज को बोलते हैं उर्दू में जिम्मेदारियां। लायबिलिटीज क्या होती हैं? डेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस ने जो आउटसाइडर्स को पे करना होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। लेट अस सपोज अगर आपने बिजनेस के लिए लोन लिया बैंक से या किसी थर्ड पार्टी से, तो वो बिजनेस की क्या बन जाएगी? या हमारी लायबिलिटी। ठीक है, तो लायबिलिटी क्या होती है? डेट्स ऑफ द बिजनेस, आउटसाइडर्स क्लेम। ठीक है, जो आपने पे करनी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था अकाउंट पेबल आपकी क्या होती है? लायबिलिटी। ठीक है, और डेटर या अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं? आपके एसेट। उसके बाद है जी अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड से क्या मुराद है? जाहिर है जब भी आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो कुछ अरसे के बाद आप अपने रिकॉर्ड को जो इंटरप्रेट करते हैं, आपको पता चलना चाहिए कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि जो कंपनीज होती हैं उनका जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। वो 1 साल बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। लेकिन ये आपके बिजनेस के ऊपर या आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 1 महीने की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, 3 महीने के लिए भी कर सकते हैं, क्वार्टरली, ठीक है, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपके बिजनेस पे कि आप कितनी देर बाद जो है वो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, वो अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है आपका। रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, वो या तो गुड्स प्रोवाइड करती है या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है? कैश। जाहिर है बिजनेस कोई भी करेंगे, आप गुड सेल करेंगे या सर्विसेज देंगे, तो आप उसके बदले क्या करेंगे? कैश रिसीव करेंगे, पैसे लेंगे, तो वो क्या कहलाएगी? बिजनेस का रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू, लेट सपोज आपने गुड सेल की 1000 की, तो इनफ्लो ऑफ कैश कितना है? 1000। रेवेन्यू कितना है? 1000। अब आपने 1000 की गुड सेल की है, लेकिन आपने कैश रिसीव किया है 500, और 500 अभी आपने रिसीव करना है, लेकिन रेवेन्यू आपका कितना है? 1000 ही है। इनफ्लो ऑफ कैश कितना है? 500, और 500 आपने रिसीव करना है। टोटल कितना रेवेन्यू हुआ? 1000। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू है, आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं, फीस लेते हैं, फी अर्न करते हैं, कमीशन अर्न करते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? टाइप्स ऑफ रेवेन्यू है। ठीक हो गया। उसके बाद है जी एक्सपेंसेस। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए, रेवेन्यू अर्न करने के लिए, तो उस रेवेन्यू अर्न करने के लिए आपके कुछ एक्सपेंसेस भी आते हैं। ठीक है, जाहिर है जब आप बिजनेस करते हैं तो आप एम्प्लॉयज रखते हैं, सैलरीज पे करते हैं एम्प्लॉयज को, बिल्डिंग का रेंट पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करेंगे, और भी कॉस्ट होती है बहुत सारी, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बोलते हैं, एक्सपायर्ड कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसेस क्या है? ये वो कॉस्ट है जो आप रेवेन्यू प्रोड्यूस करने के लिए खर्च करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है जी नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। ये क्या होता है? वेरी सिंपल, अगर आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो क्या निकलेगा आपका? नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। इनकम में से, इनकम और रेवेन्यू एक ही बात है, इनकम में से या रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका? नेट प्रॉफिट या नेट इनकम। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो क्या आएगा? नेट लॉस।